सुप्रभात बच्चों, ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक से हरिवंश राय बच्चन का एक गीत आत्म परिचय। तो गीत की व्याख्या करने से पूर्व, गीत को समझने से पूर्व हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानते हैं। हरियाणा बोर्ड में लेखक परिचय की बजाय कक्षा 12वीं में कवि परिचय आता है। तो इसलिए कवि परिचय को ध्यान पूर्वक सुनिए, जो चीजें मैं बता रही हूँ। और एक और खास बात कि यहाँ पर जो इनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं को याद करने के लिए आपके लिए मैंने एक पंक्ति तैयार की है कि उस पंक्ति को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, उस पंक्ति को समझिए। बस इसके बाद आपको कोई भी रचना याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले हम परिचय देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ 1907 इलाहाबाद में। अब इनकी रचनाओं से संबंधित एक पंक्ति मैं बोल रही हूँ, जिसे आप याद रखना। मधुशाला की बाला कलश लेकर एकांत निशा में, आरती और अंगारे की सतरंगी छटा में, नई पुरानी टूटी फूटी आकुल मिलन की यादों में खोई थी। ये तो होगी हमारी एक पंक्ति। अब देखते हैं कि ये रचनाओं से संबंधित कैसे है। मधुशाला कवि की रचना है। मधुशाला, बाला किससे लिया हमने? मधुबाला से। कलश, मधु कलश। एकांत, ये कवि की रचना है एकांत संगीत। निशा, कवि की काव्य संग्रह है निशा निमंत्रण। आरती और अंगारे, ये भी उनका एक काव्य संग्रह है। सतरंगी, यहाँ पर हमने सतरंगिणी काव्य संग्रह को सतरंगी रूप में ले लिया है। छटा में वाक्य निर्माण हेतु इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नई पुरानी, तो कवि का एक काव्य संग्रह है नए पुराने झरोखे, तो इसलिए हमने बना दिया नई पुरानी। आगे है और है कवि का टूटी फूटी कड़ियां और आकुल मिलन की यादों में खोई थी। अब आकुल किस लिए लिया हमने? कवि का एक काव्य संग्रह है आकुल अंतर, और बाकी हमने इसे वाक्य को पूर्ण रूप में करने के लिए इसे बना दिया है कि ताकि हमारे जो पंक्ति है वो पूर्ण रूप में हो जाए, ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। तो आपने एक पंक्ति याद की, मधुशाला की बाला कलश लेकर एकांत निशा में, आरती और अंगारे की सतरंगी छटा में, नई पुरानी टूटी फूटी आकुल मिलन की यादों में खोई थी। ये उनके हो गए काव्य संग्रह। अब हम आते हैं आत्मकथा पर। कवि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, मतलब इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। कहते हैं कि किन किन चीजों को भूलूं और किन किन चीजों को याद करूं। दूसरा इनका किन किन चीजों को याद करूं। दूसरा इनका आत्मकथा का दूसरा खंड है नीड़ का निर्माण फिर। तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है इनका 10 द्वार से 10 सोपान तक। इन्होंने कुछ अनुवाद भी किया, जैसे हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, और एक इनकी डायरी है प्रवासी की डायरी। डायरी शैली में लिखा गया एक लेख है प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन हुआ सन 2003 मुंबई में। आगे इनके बारे में कहा गया है 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर इन्होंने कार्य किया। उसके बाद ये आकाशवाणी के कार्यक्रमों से भी जुड़े, और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। जब 2 महायुद्ध चल रहे थे, ऐसे समय में लोगों के बेचैन मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद, सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कहने का प्रयास किया है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। मतलब बच्चन जी के जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती थी, उन्हीं की इन्होंने सहज अभिव्यक्ति अपने गीतों के माध्यम से प्रकट की है, और यही विशेषता उन्हें हिंदी काव्य संसार में विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार बनाती है। मध्ययुगीन फारसी के कवि हुए हैं, प्रसिद्ध कवि हैं उमर खयाम। उन्हीं का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की जो शुरुआती कविताएं हैं, उनमें विशेषकर मधुशाला में एक बहुत अद्भुत विस्तार पाता है। जीवन एक तरह की मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है, और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे,
कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें, मतलब जीवन में आने वाले सुख और दुख को सहज भाव से स्वीकार करें, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छा जाएगी, जिसमें हमारे सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। और इसे ही बच्चन जी का हालावादी दर्शन कहा जाता है। मतलब बच्चन जी हालावादी दर्शन से प्रेरित हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक बहुत कम हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, लेकिन उन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं अन्य विधाओं में भी, जैसे कहानी, नाटक, डायरी, और इसके साथ साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। मतलब इन्होंने अपने बारे में जो भी लिखा पूरी ईमानदारी से लिखा और आज तक उसे लोग पसंद कर रहे हैं। अब हम आत्म परिचय गीत की व्याख्या करेंगे। आत्म परिचय गीत श्री हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है। आत्म परिचय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आत्म अर्थात स्वयं का परिचय। कवि कहते हैं कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज व्यक्ति को खट्टे मीठे अनुभव देता रहता है, लेकिन इस समाज से हम बिल्कुल अलग तो नहीं रह सकते। पूरी तरह निरपेक्ष रहना तो संभव नहीं है। दुनिया चाहे अपने व्यंग्य बाणों से कितना ही कष्ट क्यों न दे, फिर भी मनुष्य दुनिया से कटकर नहीं रह पाता। तो यही संदेश इस कविता के माध्यम से कवि देना चाहते हैं। इसका पहला काव्यांश देखते हैं। पहले इसकी हम आदर्श वाचन करेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या करने से पूर्व हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। जग जीवन मतलब संसार में जीवन यापन की क्रियाएं। झंकृत, झनझनाने का संगीतमय स्वर, मतलब जैसे किसी वाद्य यंत्र के तार छेड़ने पर कोई झंकार सी उत्पन्न होती है, वो स्वर। भार, मन का बोझ। तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पहली पंक्ति है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इस काव्यांश में कवि अपने और संसार के रिश्ते को उद्घाटित कर रहे हैं कि कवि कहते हैं कि यह संसार जिसमें वो आए हैं, उसका और जीवन के साथ व्यवहार करने का अपना एक अलग तरीका है, और लेखक उस जीवन शैली में स्वयं को ढाल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए लेखक को यह भार स्वरूप लगता है। मतलब मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ कि वो जीवन शैली में नहीं ढल पाए तो उनको भार लगता है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मतलब हालांकि वो उन्हें भार लगता है, लेकिन लेखक के जीवन जीने का अपना अलग तरीका है। वो सांसारिक तरीकों को पूरी तरह से नकार नहीं पाते, और जिससे वो उन्हें भार लगता है, उस भार स्वरूप जीवन में भी वो सभी के लिए प्यार लिए हुए फिरते हैं। जीवन में बहुत सारी समस्याओं के बावजूद उन्हें जीवन में प्यार है। आगे है जैसे पंक्ति, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कि कवि का जीवन एक सितार की भांति है, और उसके जो दो तार हैं वो कवि की सांसों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसमें कहा गया है ना कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसमें जो दो तार हैं वो कवि की सांसों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अपनी संवेदनाओं से झंकृत कर देने वाला हो सकता है कि कोई मधुर व्यक्ति कवि को इस संसार से मिला हो, जिसने उसके जीवन को झंकृत कर दिया हो, और उन्हीं की यादों के सहारे ही वो इस जीवन को जीना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कवि के जीवन को संगीतमय कर दिया है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आत्मकथात्मक शैली, जैसे मैं आगे ना यहाँ पर, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं आ गए, इसका मतलब आत्मकथात्मक शैली है। अभिव्यक्ति की सरलता है जो सीधे हृदय तक पहुंचती है, मतलब ऐसे सरल भावों का कवि ने प्रयोग किया है। तुकांत शब्दावली है। शांत रस, छंद मुक्त काव्य है। अब अगर हम अलंकारों की बात करें तो जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है,
और इन ऊपर की 2 पंक्तियों में मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, इसमें विरोधाभास अलंकार है। तो यहाँ पर हमारा पहला काव्यांश समाप्त होता है। अब हम इसका दूसरा काव्यांश देखते हैं। पहले हम काव्यांश का आदर्श वाचन करते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया हूँ। अब इसके शब्दार्थ देखिए। स्नेह सुरा प्रेम रूपी मदिरा, पान मतलब पाना, ध्यान करना मतलब परवाह करना, जग की गाते मतलब जो संसार की प्रशंसा करते हैं ऐसे लोग, मन का गान करना मतलब स्वयं की मौलिक विचारों को प्रकट करना। अब इसकी व्याख्या सुनिए ध्यानपूर्वक कि बच्चन जी कहते हैं कि मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ, अर्थात मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं सबसे स्नेह करता हूँ और स्नेह बांटता रहता हूँ, और इसका जो नशा है वो मुझे अलौकिक आनंद से भर देता है। मतलब सबसे प्रेम करना, प्रेम बांटने में मुझे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरा तो ध्यान सिर्फ लोगों को प्रेम बांटने में ही है, मैंने कभी भी इस संसार की ओर ध्यान नहीं किया है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मतलब संसार के लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि जो उनको पूछते हैं, अर्थात जो संसार के अनुसार चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं, उसी की सभी पूछ करते हैं, मतलब उसी को सब चाहते हैं। लेकिन कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ, कि मैं तो अपने मन के गीतों को ही गाने में व्यस्त हूँ, मुझे और किसी भी चीज का ध्यान ही नहीं है, कि मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, स्वयं की अनुसार ही चलता हूँ, अपने मौलिक विचारों को प्रकट करता हूँ, मैं दूसरों की चीजों की ओर ध्यान देता ही नहीं हूँ। तो बाकी तो विशेष में वही रहेगा। तत्संप्रधान खड़ी बोली, आत्मकथात्मक शैली, मुक्त छंद है, तुकांत शब्दावली है, अभिव्यक्ति की सरलता होगी। अब यही जो है पूरे काव्यांश में यही आते जाएंगे, और जहां पर जो कुछ अलग होगा वो मैं बताती जाऊंगी। जैसे इसमें क्या है, अलग क्या हो गया, अलंकार हो गया स्नेह सुरा, मतलब स्नेह रूपी मदिरा। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर, रूपक अलंकार। और यहाँ पर गुण कौन सा है, प्रसाद व माधुर्य गुण। यहीं पर हम दूसरा काव्यांश समाप्त होता है। अब हम तीसरा काव्यांश प्रारंभ करते हैं। पहले इसका आदर्श वाचन। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखिए। और मतलब हृदय, उद्गम मन के भाव, उपहार मतलब भेंट या तोहफा, अपूर्ण जो पूरा नहीं है, भाता मतलब अच्छा लगना, स्वप्नों का संसार मतलब कल्पनाओं की दुनिया। इस काव्यांश की व्याख्या देखिए। प्रस्तुत काव्यांश में कवि संसार के प्रति अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कवि के हृदय में उसके अपने मौलिक विचार हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए वो व्याकुल है। कवि कहता है ना कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मतलब मेरे हृदय में बहुत सारे ऐसे मौलिक विचार हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं बहुत व्याकुल हूँ। और अपने हृदय में वो बहुत सारी ऐसी चीजों को छुपाए हुए हैं, ऐसे उपहार स्वरूप जो चीजें हैं जो दुनिया को देने के लिए हैं, कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, कि उनके हृदय में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उपहार स्वरूप वो लोगों को देने के लिए तत्पर हैं, कि वो देना चाहते हैं लोगों को। उनके पास ऐसे अनोखे और अनुपम उपहार हैं कि कवि
उत्साह से भरे हुए हैं कि कब उन्हें वो अवसर प्राप्त होगा जब वो इस बहुमूल्य उपहार को संसार को दे पाएंगे। तो कहते हैं कि यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कि उनके सामने जो संसार है वह अपूर्ण है, अधूरा है, और इसी अधूरेपन के कारण दुनिया उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और कहते हैं आगे, कवि कहते हैं कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, कि कवि के मन में एक नए और संपूर्ण संसार के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं हैं, और उन कल्पनाओं को साकार करके कवि एक बेहतर दुनिया की रचना करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि जैसा वो सोच रहे हैं उसी प्रकार से दुनिया हो जाए। यहीं पर तीसरा काव्यांश समाप्त हुआ। इसके आगे के काव्यांश को हम अगली वीडियो में समझेंगे। आशा है आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे।